तो चलिए स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम केमिस्ट्री के पहले लेक्चर और चैप्टर 1 यानी ठोस अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्लास फर्स्ट ईयर आपका 12th का पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था के बारे में आप बेसिक तो पढ़ ही चुके होंगे कि क्या होता है, और छठे सातवें क्लासेस में बताया जाता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस। ठीक है, लेकिन हम बेसिक से चर्चा करेंगे तो मैं इन चीज़ों की जानकारी आपको फिर से देना चाहूँगा कि ठोस द्रव गैस ये क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इनसे पढ़ने से पहले जो चीज़ें कि मैं आपको यहाँ पे लिखूँगा उनके नोट्स आपको एकदम प्रॉपर तरीके से बनाने होंगे। तो सबसे पहले ठोस अवस्था पढ़ने से पहले हमें किस चीज़ की अवस्था होती है ठोस, तो आप बोलोगे भाई पदार्थ की अवस्था होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि भैया पदार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ये पदार्थ क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो पदार्थ जो होता है, देखिए जो ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड यानी कि आपका स्पेस या जो भी चीज़ें हैं, ब्रह्मांड पूरा यानी कि जो संसार है, संसार में उपस्थित एक एक वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और वह स्थान घेरती है, यानी कि द्रव्यमान तो होगा ही होगा लेकिन वो स्थान घेरती है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी पदार्थ कहलाएगी, जिसे आप द्रव्य भी कहते हैं, मैटर भी कहते हैं। ठीक है, द्रव्य और द्रव्य में बहुत अंतर होता है। द्रव्य पूरा मैटर होता है, पदार्थ होता है, और द्रव्य उसकी एक अवस्था होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो पदार्थ की डेफिनेशन हम लिखते हैं। तो आपको लिखना है ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक, ठीक है, वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है। है आपकी क्या कहलाती है भैया, पदार्थ कहलाती है। पदार्थ जिसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं भैया मैटर कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। ये तो आपके सिंपल पदार्थ की डेफिनेशन हो गई, तो इस डेफिनेशन को आप ध्यान से अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ब्रह्मांड में मैंने बोला आपको दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए ब्रह्मांड में सबसे पहले क्या होता है, हमारा ब्रह्मांड होता है। ठीक है, ये चीज़ नहीं लिखना है, जो चीज़ मैं बोलूँगा सिर्फ वो चीज़ लिखना है। ठीक है, ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड में आपकी दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। क्या, एक तो मैंने बताया पदार्थ होता है आपका, और दूसरी होती है आपकी ऊर्जा। ठीक है, यानी कि एनर्जी। एनर्जी को आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, जो कि पूर्ण रूप से परिवर्तित तो हो जाती है लेकिन नष्ट नहीं होती है। ठीक है, तो पदार्थ यानी कि पदार्थ, तो ऊर्जा से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, अभी हमें लेना देना है किससे, पदार्थ से। तो अब आप इस चीज़ यहाँ से चार्ट बनाना शुरू करेंगे, यानी कि पदार्थ से जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा अब आगे की, उन चीज़ों का आप चार्ट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ इतनी चीज़ आपको छोड़ देनी है। ठीक है, तो ब्रह्मांड में क्या चीज़ें उपस्थित होती हैं, आपकी ऊर्जा होता है, ऊर्जा होती है, और पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं, चलिए वो चार्ट हम बनाते हैं। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी आपकी, एक तो होती है आपकी ठोस, ठीक है, दूसरी आपकी द्रव, और तीसरी गैस। देखिए जैसा कि मैं बोल रहा था कि ठोस द्रव गैस। ठीक है, अब बताओ, पदार्थ को हम द्रव्य भी कह सकते हैं। ठीक है, और पदार्थ तो कहते ही हैं। ठीक है, और मैटर, 3 नाम होते हैं इसके। अब बताओ, द्रव और द्रव्य में अगर तुमसे कोई अंतर पूछे तो बता दोगे, आप बोलोगे द्रव्य खुद पदार्थ होता है, यानी पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं, लेकिन जो द्रव होता है वो उसकी एक अवस्था होती है। ठीक है, ये बात आप बता सकते हैं। अब बताओ भाई, ठोस द्रव गैस, ये कितनी छोटी बातें हैं, आप इनको बहुत ही आराम से लिख सकते हो कि ठोस द्रव गैस क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ठोस द्रव गैस क्या होते हैं। तो ये चार्ट आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले
आपको ये चार्ट को यहीं पे छोड़ना है। इसके बाद मैं इधर जानकारी दे रहा हूँ तो ये जानकारी आपको लिख लेनी है अलग से, ठीक है। सबसे पहली बात करेंगे हम ठोस की, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, ठोस अवस्था। लेकिन ठोस अवस्था के बारे में मैं यहाँ पे ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा, आगे जब हम पढ़ेंगे तब जानकारी दूंगा। पहले ये जो अवस्थाएं हैं पदार्थ की, इनके बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है। सारी अवस्थाएं के बारे में हम अच्छे से जानकारी देंगे पहले, उसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ठोस के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो पदार्थ की वह अवस्था, ठीक है, पदार्थ की वह अवस्था यहाँ पे आपको लिखना है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी ठीक है, उसकी आकृति तथा आयतन दोनों क्या होती हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकृति तथा आयतन दोनों कैसे होते हैं, एकदम बिल्कुल सही सोच रहे हो आप अपने दिमाग में, कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है, निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ गए, ठीक है। और ये तो बिल्कुल इसकी डेफिनेशन हो गई। क्या वह अवस्था क्या कहलाती है, वह अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था कहलाती है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। ठोस अवस्था में अगर आप इतनी बात समझ गए तो मैं ये पॉइंट आपको जो बता रहा हूँ ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे, ठीक है। ये पॉइंट अगर आपने ठोस अवस्था से याद रख लिए तो आप गैसीय अवस्था और जो द्रव अवस्था है उन्हें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो दूसरी बात आपको क्या रखनी है, जो इनके मध्य जो अंतरा आणविक बल होता है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। कैसा होता है, अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल जो होता है वो प्रबल होता है, प्रबल होता है, ठीक है, प्रबल होता है। ये चीज़ें आपको ऐसे ही लिख लेनी है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ ज़्यादा चेंजिंग आपको अपने पास से इसमें नहीं करनी है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ बस ऐसे ही आपको लिख लेनी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बिल्कुल बेसिक से है आपका ये ट्वेल्थ का पहला चैप्टर, ठीक है। तो अंतरा आणविक बल, और देखिए जो मान लीजिए, देखिए द्रव्य जो आपका ये होता है, द्रव्य की जो अवस्था होती है ठोस, इसके आपको मैं चलिए कण बना के दिखाता हूँ, पार्टिकल पहले कुछ इस प्रकार से होते हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होंगे आपके अणु। अब देखिए करना क्या है, इसमें समझना क्या है। सबसे पहले आपको क्या समझना, मैंने बोला कि जो ठोस होता है इसके अणु बहुत ही पास पास होते हैं, इसलिए इससे इसमें क्या होता है, जो आकर्षण बल होता है, जो इनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतराणविक बल कहते हैं। अब जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है ये इतना ज़्यादा प्रबल होता है कि इसे हमें तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये मान लीजिए, ये हेडिंग को ही ले लीजिए। अब ये इसके जो अणु हैं इतने ज़्यादा पास पास हैं इसके कि अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी देनी होगी, तब ये टूटेगा, ठीक है। हो सकता है पिचक भी जाए, टूटे भी ना, ठीक है। तो इसे तोड़ने के लिए मुझे क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, यानी कि इसके जो अणु होंगे वो इस इतने मजबूत बंध के साथ जुड़े होते हैं कि इन्हें तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए इनके मध्य जो बल होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है, ठीक है। अब देखिए आपको इनके मध्य क्या होगा, ये आप बल तो समझ गए इनका, लेकिन एक बात और समझने लायक है, वो क्या है कि आप इनका देखिए यहाँ पे खाली स्थान देखिए, ये आपको खाली स्थान दिख रहा होगा जगह जगह। इस खाली स्थान को क्या कहते हैं, ये बात आपके दिमाग में आती होगी कि ये जो खाली स्थान है इसे क्या कहते हैं। तो जो इसके कण होते हैं, ठोस के कण, ठीक है, जो इसके मध्य जो ये खाली स्थान जो है ठोस के मध्य का, जो कणों के मध्य जो खाली स्थान आपको दे रखा है इसे कहते हैं अंतराणविक स्थान, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है,
अंतराण्विक स्थान। और ये क्या होता है, देखिए जब बल प्रबल होगा, एक बात याद रखना है, जब बल प्रबल होगा तो अंतराण्विक स्थान जो होगा वो बहुत कम होगा। कैसा होगा, बहुत कम होगा, यानी कि उल्टा होता है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, इसको लिखना नहीं है, इसको समझना है सिर्फ। मानो ये एक अणु है, ठीक है, उसके बाद ये कोई अणु है, ठीक है, ये कोई अणु है। अब एक बात बताओ, ये इनके मध्य ये जरा सा डिस्टेंस है, बिल्कुल छोटा सा। अब ये क्या करेगा, ये अणु और ये अणु, इनके मध्य जो भी फोर्स होगा, जो भी अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो क्या होगा, यानी कि जो आकर्षण बल होगा वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल होगा, क्योंकि इनकी दूरी कम है। अब उसी की जगह मैं ये कर दूं, अब मैं इनकी दूरी बढ़ा दूं, तो ये अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमें क्या समझ में आ रहा है, कि हमें ये बात समझ में आ रही है कि जब दो अणुओं के मध्य का खाली स्थान, यानी कि जो अंतराण्विक स्थान है, वो बढ़ जाएगा, तब क्या होगा, यानी कि जब इनकी दूरी बढ़ जाएगी तो भैया जो बल है वो दुर्बल हो जाएगा, यानी कि कमज़ोर हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, इतनी बात। यानी कि दूरी बढ़ेगी तो बल कमज़ोर हो जाएगा, और दूरी जब बिल्कुल कम होगी तो प्रबल हो जाएगा बल, कौन सा, अंतराण्विक बल। ठीक है, ये बातें आप समझ गए। चलिए, तो द्रव्य में आपको इतना ही लिखना है, यानी कि द्रव्य की ठोस अवस्था में इतना लिखना है अभी। अब चलिए एक और आती है अवस्था, कौन सी, द्रव अवस्था, इसके बारे में बात करते हैं। द्रव अवस्था। अब द्रव अवस्था में हमें क्या लिखना है, ठीक है, द्रव अवस्था में हमें लिखना है कि पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है, तो निश्चित होता है, लेकिन उसकी आकृति अनिश्चित होती है। ठीक है, अब आपको समझना क्या है, सबसे पहले ये बात आप समझ गए, ये वही अवस्था आपकी क्या कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। यानी कि इसमें नोटिस करने वाली क्या क्या बातें हैं, सबसे पहली बात है ये कि इसका आयतन जो होगा वो तो आपका निश्चित रहेगा, आयतन निश्चित रहेगा, आयतन नहीं बदलेगा, लेकिन आकृति बदल जाएगी। आकृति आपकी अनिश्चित रहती है, यानी कि बदलती रहती है। कैसे बदलती रहती है, मान लीजिए ये कोई बकेट है, ठीक है, थोड़ा बी आकार का बन गया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ये आपकी कोई बाल्टी है, ठीक है, अब बाल्टी है तो मान लीजिए मैंने इसमें क्या किया, एक एक गिलास पानी डाल दिया, मान लीजिए इतना डाल दिया, ठीक है, इतना इसमें मैंने पानी भर दिया, ठीक है, बाल्टी में इतना मैंने क्या किया, इसमें पानी भर दिया, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें क्या है, बाल्टी के इतना ही तो है, अब ये इतना ही तो इसका आयतन होगा, वॉल्यूम इतना ही तो होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मुझे इस पानी को क्या करना है, यहाँ पे क्या है, इसकी आकृति अभी कुछ और है। अभी देखना, अभी इसने क्या किया, बाल्टी का आकार ले रखा है, ठीक है, और बिल्कुल तरी पे ही आ गया उसकी। अब मैंने मान लीजिए इस बाल्टी में से क्या किया, इसको गिलास में भर दिया, किस में भर दिया, गिलास में भर दिया, मान लो, ठीक है, इस प्रकार का कोई गिलास है उसमें भर दिया। अब गिलास में जब मैंने इसे भरा तो ये यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया ये, इस प्रकार से। तो ये क्या हुआ, इसकी आकृति है, क्या हुआ, आयतन तो वही है, भाई यहाँ पे भी एक ही गिलास पानी था, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये एक ही गिलास पानी है। अब क्या है, आयतन क्या, इसकी आकृति ही तो बदली यार, यहाँ पे तली पर ही आ गया, यहाँ पे क्या हुआ, पूरे गिलास में आया, यानी कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, आयतन तो बराबर ही है, पानी तो एक ही गिलास रहा ना। अच्छा एक बात बताओ, इस बाल्टी में तुम एक गिलास पानी डालोगे तो वो बिल्कुल इसकी तरी पे आ जाएगा, ठीक है, और बाद में उस गिलास में भर लोगे तो वही गिलास पूरा भर जाएगा। यानी कि आयतन थोड़ी ना यार, गिलास, एक गिलास का पानी दो गिलास थोड़ी ना हो जाएगा, रहेगा तो एक ही गिलास। तो बस यही बात आपको समझना है, यानी कि आयतन निश्चित रहता है और आकृति अनिश्चित रहती है, ठीक है, तो ये बात भी आप समझ गए। चलिए अब बात समझते हैं गैस अवस्था, यानी कि जो कि लास्ट अवस्था होती है हमारी, ठीक है। वैसे 5 होती हैं, तो 2 के बारे में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसन अवस्था और प्लाज्मा अवस्था। तो इनके बारे में अभी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा चैप्टर कैसा है, ठोस अवस्था हमारा चैप्टर है, तो हमें द्रव और गैस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन हम
जो प्लाज्मा अवस्था और कंडेंसन अवस्था है उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था, इसको भी आपको लिखना है, ठीक है, अपनी कॉपी में। तो यानी कि इसमें लिखेंगे आप पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकृति व आयतन, आकृति व आयतन दोनों कैसे रहते हैं, बिल्कुल सही, दिमाग में सही सोच रहे हो, अनिश्चित रहते हैं। कैसे रहते हैं? दोनों अनिश्चित रहते हैं। अनिश्चित रहते हैं, ठीक है। अब अनिश्चित रहते हैं तो इसमें मैं एक चीज़ें जो मैं द्रव की और जो गैस है इन दोनों अवस्थाओं की एक ही साथ समझा दूंगा। वो कैसे? पहले आप द्रव अवस्था की समझिए, द्रव अवस्था के समझिए। द्रव अवस्था में क्या होगा, अणु जो होंगे वो ठोस के अणुओं से थोड़े ज़्यादा दूरी पर होंगे। यानी कि ठोस में हम क्या कर रहे थे, थोड़ा कम दूरी रख रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा होगी, इसमें थोड़ी ज़्यादा होगी, कुछ इस प्रकार से होंगे इसके, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला, जब अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी दूरी है ना, थोड़ी सी दूरी है, थोड़ी सी दूरी है, थोड़ी ज़्यादा दूरी है ना। आपके आपने ठोस में देखा था, ठोस में बहुत कम थी, इसमें थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि ठोसों से ज़्यादा दूरी है। तो यानी कि इनमें बताओ ठोसों से ज़्यादा आकर्षण बल होगा, अंतरा आणविक जो बल होगा वो इनमें प्रबल होगा या ठोसों में? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो भाई, ठोसों में प्रबल होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अंतरा आणविक स्थान किस में ज़्यादा होगा, इनमें ज़्यादा होगा, ठीक बात, बिल्कुल ठीक है। इतनी बात आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यानी कि द्रव अवस्था में इतनी बातें होती हैं। अब इसीलिए जो ठोस होता है उससे क्या होता है बताओ, आपने कभी ठोस को फैलते हुए देखा? नहीं फैलते हुए देखा होगा, क्योंकि वो क्या होता है बिल्कुल अपनी जगह, उसके कण जो होते हैं वो एक बल के कारण बंधे हुए होते हैं ना, बिल्कुल एकदम जो अणु होते हैं उसके, उनको वो पकड़ के रखता है वो बल, ठीक है। लेकिन इसके क्या होते हैं, इसके थोड़ी सी दूरी पर होते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे करके है, ठीक है, ये है, ये कोई आदमी है, ठीक है, ये कोई आदमी है। अब ये क्या करेगा, ये इसके पास में कोई आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, ये कोई आदमी है, दो आदमी हैं ये। अब ये क्या करेगा, अब ये बराबर दूरी पर है, मतलब थोड़ा कम दूरी है इनके बीच। तो ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि इसको अपने उसे बांध के रखेगा, क्योंकि ये इससे हाय हेलो बोल देगा तो ये रुक जाएगा, इसके पास खड़ा रहेगा, इससे बातचीत करने लगेगा। लेकिन वहीं जब इनके बीच में दूरी ज़्यादा बढ़ जाएगी तब ये नहीं रोक पाएगा ना। तो यानी कि ठोसों में क्या था, ज़्यादा पास पास थे तो बिल्कुल हिलने का तो कोई चांस ही नहीं था, बिल्कुल खड़े हुए थे दोनों स्थिर। लेकिन द्रव में थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है, इसके कारण ये फैलने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा पानी, यानी जिस बर्तन में रख दो उसी की आकृति ले लेते हैं, उसी का आकार ले लेते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। आप लेकिन आपने कभी ठोस को रख के देखा कि उसका आकार ले ले? नहीं लेता ना, ठोस जिस आकार में होता है उसी का आकार रहता है। जैसे आप पेन को पानी में डाल दो तब भी वो भैया पेन ही रहेगा और उतना ही बड़ा रहेगा, ठीक है। आप डीजल में डाल दो, पेट्रोल में डाल दो, किसी में डाल दो, रहेगा वैसा का वैसा ही, ठीक है। उसी प्रकार से आपको इसका समझना है। अब देखिए गैसीय अवस्था समझिए, यहीं पर, यहीं पर आप गैसीय अवस्था समझ लीजिए। गैसीय अवस्था के कुछ अणु इस प्रकार के होते हैं, ये इस प्रकार के। अब आप बोलोगे मैंने इतना दूर दूर क्यों बना दिया? अरे भैया गैस के अणु इतनी दूर दूर होते हैं, इनमें विसरण का गुण पाया जाता है, ये भी तुमने फर्स्ट ईयर क्लासेस में पढ़ रखा होगा। यानी कि गैसों में जो गुण पाया जाता है वो कौन सा होता है? विसरण का गुण पाया जाता है। अब बताओ इनके मध्य जो जो भैया खाली स्थान है यानी अंतरा आणविक स्थान है वो कितना ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। जब मैंने बताया बहुत ज़्यादा होगा तो अंतरा आणविक बल कैसा होगा, या अंतरा आणविक यानी कि इनके जो अणु हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, बहुत ही ज़्यादा न्यून मात्रा में होगा, न्यूनतम मात्रा में, ठीक है। जब कम होगा तो भैया ये इसको रोक नहीं पाएगा। अब इनके मध्य लगने वाला बल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो ये रोक नहीं पाता। जैसे ही यहाँ पे आपने छोड़ा, मान लीजिए रोक नहीं पाता, तो इसके अणु बहुत तेज भागते हैं हवा में। कैसे भागते हैं? जैसे ये वायु में आएंगे, मान लीजिए आप किसी कमरे में बैठे हैं, ठीक है, ये देखिए ये इस प्रकार का मान लीजिए ये कोई रूम है, ठीक है। अब ये रूम है, यहाँ पे मैं घुसा कमरे में, यहाँ से दरवाज़ा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं अंदर गया, इसमें अंदर गया, अंदर जाके मुझे थोड़ा
कमरे में अच्छा फील नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सेंट छिड़का, ठीक है, यहाँ पे सेंट छिड़का। तो मैं जैसे ही यहाँ पे सेंट छिड़कूंगा, जस्ट 1 सेकंड में पूरे कमरे में क्या होगा, एक जो मेरे सेंट की जो भी खुशबू होगी, जो भी महक होगी, वो 1 सेकंड में पूरे कमरे में फैल जाएगी, ठीक है। जैसे धूप बत्ती की आप खुशबू ले सकते हैं, धूप की खुशबू जो कि आप पूजा करते समय लगाते होंगे, तो उसकी भी आपने देखोगे जस्ट 1-2 मिनट में कैसे पूरी खुशबू फैल जाती है। तो वो सब क्या होता है, गैस के विसरण गुण के कारण होता है, ठीक है। यानी कि इसके अणु इतनी तेज हवा में भागते हैं, कोई रोक ही नहीं पाता, बहुत ही तेज, ठीक है। तो 1 मिनट में ये इसी कारण फैल जाते हैं पूरे उसमें। तो आपको ये तीनों अवस्थाएं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, आई होप। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ठोस पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।